हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक क्लिनिकल केस के साथ। क्या है क्लिनिकल केस? एक पेशेंट है जिसको सीवियर मेनिंजाइटिस है। फिजिशियन ने उसे आईवी एंटीबायोटिक मान लिया, उसको सेफ्ट्राइक्सोन आईवी दिया। आईवी सेफ्ट्राइक्सोन देने के बाद वो सेफ्ट्राइक्सोन कहाँ आ जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया। अब क्वेश्चन है आपके लिए, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन से सेफ्ट्राइक्सोन सीएसएफ में जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ तक कैसे पहुँचा, इस जर्नी को आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। क्या है हमारा टॉपिक? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ जर्नी ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू साइट ऑफ एक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? अ जर्नी ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू साइट ऑफ एक्शन। हम लोगों ने पिछली लेक्चर में पढ़ा एब्जॉर्प्शन से लेकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन का जर्नी पढ़ा, जो कि एब्जॉर्प्शन में पढ़ा। फिर अब एब्जॉर्प्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग आ पहुंचा है, अब उसकी जर्नी, आगे की जर्नी जो है साइट ऑफ एक्शन तक है। वो कैसे होगा, उसको उसी की जर्नी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जो क्या आज का हमारा इस टॉपिक के अंदर हम लोग आज क्या क्या सब हेडिंग में पढ़ेंगे। इसको क्लिनिकल एक सिनेरियो से देख लिए, उसको समझ लिया हम लोगों ने। इसका क्वेश्चन, इसका जो है ये कैसे सीएसएफ तक सेफ्ट्राइक्सोन पहुंचा, इस जर्नी को आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अब इसके ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका क्या पढ़ेंगे? उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये पर्पस है। पर्पस क्या है उसका? हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उस पढ़ने का क्या पर्पस है, उस पर्पस को जानेंगे। कुछ उसके पैरामीटर्स को जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या पैरामीटर्स है जो उसको अफेक्ट करेगा, और कुछ फैक्टर्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। पैरामीटर्स को पढ़ेंगे और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसको जानेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन के साथ हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो चलिए जानते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। डिस्ट्रीब्यूशन से हमने क्या समझा? तो फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ड्रग, चलिए शुरू से इसका जर्नी देखते हैं, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से देखते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं शुरू से। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? दवा लिया, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सपोज मान लिए कि किसी पेशेंट ने वो दवा ओरल रूट से ले लिया, ओरल रूट से ले लिया। चलिए ओरल रूट है, ओरल रूट से ये कहाँ पहुँचेगा? एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन होगा इसका। एब्जॉर्प्शन होकर के कहाँ पहुँचा ये? अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डिफरेंट से ये जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा, पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन से फिर लीवर में, लीवर से क्या, वो वेना केवा होते ही हुए हार्ट में पहुँचेगा, हार्ट से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगा। चलिए इतना को हम लोग मान लेते हैं कि यह कहाँ पहुँचा? अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच गया। अब ये ड्रग जो है आपने दिया, ओरल रूट से लिया, पेशेंट एब्जॉर्प्शन हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचा। अब यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन से ये ड्रग का क्या होगा? फेट। ये ड्रग अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद इस ड्रग जो है इसका दो फेट हो सकता है। एक क्या होगा? ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। बाइंड कर जाएगा किससे? प्लाज्मा प्रोटीन से, जो आगे हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। और दूसरा क्या होगा? जो अनबाउंड होगा, बाउंड हो गया, ये बाउंड हो गया, बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। जो अनबाउंड होगा, अनबाउंड ड्रग जो होगा, अनबाउंड ड्रग, उसको फ्री ड्रग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री ड्रग। ये अब क्या होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन
इस ड्रग का होगा, जो अनबॉर्न ड्रग है। डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रेंड, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन साइट ऑफ एक्शन पे होगा, साइट ऑफ एक्शन, जहाँ इसका एक्ट करना है, टारगेट जहाँ है वहाँ पर होगा। दूसरा कहाँ होगा? अदर टिश्यूज़ पे होगा, अदर टिश्यू पे होगा। यहाँ जाकर के ये बाइंड करेगा, जैसे क्या, फैट हो गया, मसल्स हो गया, अदर टिश्यू में। यहाँ जाकर के ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और कहाँ होगा माय फ्रेंड, और कहाँ होगा? साइट ऑफ एलिमिनेशन, साइट ऑफ एलिमिनेशन पर भी जा करके इसका, साइट ऑफ एलिमिनेशन पर भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। साइट ऑफ एलिमिनेशन मतलब जहाँ इसका मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा। मेनली मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर में। और मेनली ड्रग एक्सक्रीट किससे होता है? किडनी से। तो साइट ऑफ एलिमिनेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एलिमिनेशन मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन दोनों को अगर मिला करके एक साथ एक टर्म बोलते हैं, उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। तो ये ड्रग का अभी तक में क्या हो गया, जो पूरी ड्रग की हम लोगों ने एक जर्नी का एक रफ आइडिया देखा। क्या हो गया, फिर से देखते हैं। ओरल रूट से लिया ड्रग, एब्जॉर्प्शन हुआ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग आया। इसका दो फेट होगा, एक तो बाउंड कर जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होगा, और जो फ्री ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन 3 जगह होगा। एक साइट ऑफ एक्शन में, जहाँ हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा, टारगेट है जहाँ पे, वहाँ जाकर के बाइंड करेगा और थेरेपेटिक इफेक्ट आ जाएगा, जो हम लोगों ने जिसकी वजह से इस पेशेंट को ड्रग दिया है, जो वो थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव करेगा। दूसरा जो है अदर टिश्यूज़ पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, फैट पे, मसल्स पे, वहाँ जाके बाइंड करेगा, टिश्यू बाइंडिंग जिसको बोलते हैं। और तीसरा है जो साइट ऑफ एलिमिनेशन, जहाँ इसका मेटाबॉलिज्म होना है, मेनली मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, और एक्सक्रीशन होना है। किसके थ्रू एक्सक्रीशन होगा? मेनली ड्रग जो है किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को आज हम लोग जर्नी जो है यहाँ से, ये इसमें इसका फेट क्या है, इसके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग आया उसका अनबॉर्न ड्रग का जो फेट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आज हम लोग इसी के बारे में कुछ डिटेल और पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। तो आगे अभी हम लोग ने ये जाना, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनबॉर्न ड्रग का, फ्री ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो बाउंड होगा, प्लाज्मा बाउंड जो होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो प्लाज्मा में ही रहेगा, ब्लड में ही रहेगा, सर्कुलेशन में ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं आप क्या। तो ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या परिचय है, इंट्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब हो गया, अभी हम लोगों ने वो जाना उसका। अब क्या पर्पस क्या है फ्रेंड, पर्पस क्यों हम लोग इसको जानने के, पढ़ने के क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें? पर्पस, हर कुछ का एक पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है पढ़ने का। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ करके डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या पता चलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलेगा कि ड्रग का जो है लोडिंग डोज क्या होगा। ड्रग का डोज कैलकुलेशन में आपको पता चलेगा। ड्रग का टू हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग कैसे होगा, आगे हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे और आगे पढ़ेंगे कैसे होगा, तो देखेंगे आगे। टू हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग डोज ऑफ ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग का लोडिंग डोज को आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ करके पता कर सकते हैं। और क्या, किस चीज़ में मदद मिलेगा हमें? टू हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन, कितना जल्दी ड्रग काम करेगा। एब्जॉर्प्शन से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, नेचुरली हर चीज़, एब्जॉर्प्शन भी इफेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट करेगा, हर चीज़ उस पर। तो वो ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग के बारे में हम लोगों को उसमें मदद मिलेगी। और किस में मदद मिलेगी, और क्या किस में मदद मिलेगी? टू हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना देर तक एक्शन रहेगा ड्रग का, वो हमें उसमें उसकी पढ़ने में, उसकी जानकारी लेने में, उसकी पता करने में
हमें डिस्ट्रीब्यूशन से मदद मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन के पढ़ने से मदद मिलेगी। और टू हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन, थेरेप्यूटिक या इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो बोलते हैं, थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, या इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं हम इसे, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इफेक्टिव कंसंट्रेशन या थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को जानने में, उसको पता करने में हमें इसकी मदद मिलेगी। और किस में मदद मिलेगी? टू हेल्प इन, जब थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन होता है तो उससे ऊपर जाएगा कंसंट्रेशन तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन होगा। तो जब थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को हेल्प करने में हमको डिटर्मिनेशन में हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगी, तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन में भी, तो उसको भी जानने में, ड्रग का टॉक्सिक कंसंट्रेशन क्या है उसको भी डिटरमाइन करने में हमें हेल्प मिलेगा, टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो देख लेते हैं क्या क्या पर्पस क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने का। फ्रेंड्स, क्या क्या पर्पस हमारा, जो लोडिंग डोज का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमें हेल्प मिलेगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग का, उसमें हमें हेल्प मिलेगा उसको पता करने में। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को पता करने में हमें हेल्प मिलेगा। और थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को पता करने में मुझे हेल्प मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन से। और टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को पता करने में हमें हेल्प मिलेगा। और लास्ट में ड्रग इंटरेक्शन को जानने में भी मदद मिलेगा। क्या मिलेगा? टू नो द ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन जो है उसको जानने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन को भी जानना ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ड्रग इंटरेक्शन की भी जानकारी मिलेगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हुआ इस टॉपिक का पढ़ने का, इस टॉपिक को जानने का हमारा पर्पस है। इस चीज़ के लिए ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये चीज़ की आइडिया और जानकारी मिलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के पास। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है? हम लोगों ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका पर्पस पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग जान पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है फ्रेंड? ये क्या है? ए फॉर एपरेंट, वी से जानते हैं वॉल्यूम, डी से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया ये? एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल है, जो एपरेंट की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एपरेंट टर्म लगाने का पर्पस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एपरेंट? एपरेंट का मतलब क्या है? एपरेंट मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, ये रियल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नॉट रियल नहीं है। ये नॉट रियल वॉल्यूम, नॉट रियल वॉल्यूम, ये रियल वॉल्यूम नहीं है। इसको क्या है? ये एज्यूम क्या हुआ है? ए से एज्यूम करिए, एज्यूम किया गया है ऐसा है, ऐसा होगा, इतना लीटर में इतना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना ड्रग का होगा, इतना ड्रग अगर ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया गया है, इतने डोज ऑफ ड्रग इतने मिलीग्राम को, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना लीटर होगा। ये एज्यूम किया गया, एज्यूम किया गया है। इसलिए ये रियल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसको एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो चलते हैं देखते हैं जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता करते हैं, निकालते कैसे। तो फ्रेंड, इसके लिए एक मैथमेटिकल हम लोग इसका इक्वेशन जानेंगे। क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग जो आप दे रहे हैं पेशेंट को, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड जो दिया गया है, एडमिनिस्टर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग, एडमिनिस्टर्ड जितना डोज आपने पेशेंट को दिया, और अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ, या इसको इस तरीके से लिख दीजिए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। क्या मतलब? क्या हो गया? एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों ने
इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन जाना, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, कितना ड्रग पेशेंट को दिया गया, कितना डोज ऑफ ड्रग, कितना मिलीग्राम पेशेंट को दिए, जो एक एग्जाम्पल से आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग क्या है, उसको दोनों का अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। चलिए मान लिया कि कोई पेशेंट को, एक पेशेंट है, उसको ड्रग ए जो है उसको एडमिनिस्टर्ड किया गया। चलिए आईवी रूट से दिया, कितना दिया आपने, 100 मिलीग्राम दिया। 100 मिलीग्राम उस पेशेंट को आपने ड्रग ए दिया। किस रूट से दिया आपने, आईवी रूट से दिया। तो फ्रेंड अब ये बताएं, जो इसका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना मिलीग्राम आएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग कितना ड्रग आएगा, 100 मिलीग्राम। वेरी गुड, 100 मिलीग्राम, क्योंकि आईवी रूट से दे रहे हैं तो इसका 100% आएगा, 100% बायोअवेलेबिलिटी है, तो 100 मिलीग्राम है, तो 100 मिलीग्राम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गया। 100 मिलीग्राम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ चुका। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 70 मिलीग्राम का। 70 मिलीग्राम डिस्ट्रीब्यूट कर गया यहाँ से, मतलब सर्कुलेशन से ये बाहर चला गया। तो अब प्लाज्मा में कितना रह जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में कितना होगा, मतलब सर्कुलेशन में प्लाज्मा में कितना रह जाएगा, 30 मिलीग्राम। यहाँ तक आपने समझा। एक ड्रग ए है, उसे 100 मिलीग्राम आईवी रूट से दिया गया। आईवी रूट से दे रहे हैं, बायो अवेलेबिलिटी 100% है, तो 100 मिलीग्राम उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गया। अब क्या होगा, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन 70 मिलीग्राम जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाहर चला गया, सर्कुलेशन से बाहर चला गया। तो प्लाज्मा में सर्कुलेशन में कितना रह गया, 30 मिलीग्राम। हम जानते हैं कि प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है, प्लाज्मा का वॉल्यूम नियरली 3 लीटर होता है, 3 लीटर होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितना होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना होगा ड्रग का, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर ड्रग, ड्रग ए जो अभी हम लोगों ने मेंशन किया, उसका क्या होगा, 30 मिलीग्राम कितना लीटर में है, 3 लीटर में हो गया। 3 लीटर में हो गया तो कितना हो जाएगा, 10 मिलीग्राम पर लीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है, प्लाज्मा का वॉल्यूम नियरली 3 लीटर होता है, अबाउट 3 लीटर। तो 3 लीटर में कितना मिलीग्राम ड्रग अब रह गया, 30 मिलीग्राम रह गया। तो 30 मिलीग्राम कितना में रह गया, 3 लीटर में। तो कितना हो गया इसका कंसंट्रेशन ड्रग का, कितना हो गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग 10 मिलीग्राम पर ml। तो AVD अब निकालते हैं, चलिए यहाँ से देखते हैं। ये क्या होगा, अब एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड, कितना एडमिनिस्टर्ड आपने किया, 100 मिलीग्राम। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितना है आया, 10 मिलीग्राम पर ml पर लीटर, सॉरी 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो क्या हो जाएगा, ये मिलीग्राम हो गया, लीटर ऊपर चलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 लीटर। ये 10 लीटर जो हो गया, क्या हो गया, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या मतलब इसका, क्या ये रियल है, नहीं, ये 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। क्या इतना लीटर हमारे क्या है, कोई एरिया कंपार्टमेंट है हमारे बॉडी में, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, इससे ये जाने कि 100 मिलीग्राम को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 10 लीटर का वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब यही हो गया, जो 100 मिलीग्राम जो ड्रग दे रहे हैं, 100 मिलीग्राम ड्रग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए 10 लीटर वॉल्यूम चाहिए। 10 लीटर वॉल्यूम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
इसलिए ये एपरेंट एज्यूम किया गया, मान लिया गया जो 100 मिलीग्राम को 10 लीटर में वो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नॉट रियल वॉल्यूम। तो हम लोगों ने एपरेंट सीख लिया, जान लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, सब लोगों को समझने में परेशानी होती है। उम्मीद है कि आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक चीज़ और देख लेते हैं फ्रेंड, क्या है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बढ़ेगा तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा एंड वाइस वर्सा। ये अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है कम होगा, कैसे कम होता है ये आगे हम लोग देखते हैं। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है अगर कम होगा तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ये वाइस वर्सा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर्स है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये क्या चीज़ है, बाइंडिंग ये क्या चीज़ है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये इससे क्या ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए फ्रेंड फिर से देखते हैं। एक पेशेंट को ड्रग ए दिया हम लोगों ने, ड्रग ए एडमिनिस्टर्ड किया आईवी रूट से। आईवी रूट से किया, कहाँ जाएगा वो, एब्जॉर्प्शन के बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया, मान लीजिए फिर से 100 मिलीग्राम, एग्जाम्पल के लिए 100 ले लिया, 100 मिलीग्राम दिया, आईवी रूट से आया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 100 मिलीग्राम का 100 मिलीग्राम आ गया, क्योंकि आईवी रूट से हम लोगों ने एडमिनिस्टर्ड किया। यहाँ से क्या होगा, अब इस ड्रग का फेट किया होगा, क्या ड्रग का फेट होगा जो हम लोगों ने आगे देखा था ना, क्या होगा, ये प्रोटीन से बाइंड करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगा। कैसे बाइंड करता है, कौन सा, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, दो होगा, एमाइनो एसिड से, ये एल्ब्यूमिन से कौन बाइंड करेगा, एसिडिक ड्रग, ए फॉर एल्ब्यूमिन, ए फॉर एसिडिक, याद रखेंगे। तो दूसरा के लिए दूसरा है, दो है तो दूसरा हो जाएगा, एसिडिक इससे बाइंड कर जाएगा, एल्ब्यूमिन से, एसिडिक ड्रग बाइंड करेगा इससे। और दूसरा क्या होता है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें भी अल्फा है लेकिन आप ग्लाइकोप्रोटीन याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ग्लाइकोप्रोटीन याद रखेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन से बेसिक ड्रग हुआ, क्योंकि एल्ब्यूमिन ए से है तो यहाँ एसिड के लिए हम लोगों ने यूज़ कर लिया है निमोनिक। तो अब यहाँ अल्फा 1 एसिड याद रखना है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन आप याद रखेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड करेगा बेसिक ड्रग से, जो कि क्वेश्चन भी आता है, पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में भी, कौन सा ड्रग किससे बाइंड करता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, MCQ में भी आता है। एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगा और बेसिक ड्रग ग्लाइकोप्रोटीन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगा। ये तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करने का। मान लीजिए जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर गया 60 मिलीग्राम, तो क्या होगा, जो बाइंड नहीं करेगा वो फ्री ड्रग हो गया, अनबाउंड ड्रग, फ्री ड्रग हो गया, कितना, 40 मिलीग्राम। ये क्या हो गया, 40 मिलीग्राम फ्री ये हो गया, ये फ्री ड्रग है। अब ये क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वाइस वर्सा होता है, वाइस वर्सा मतलब कि दो वे में, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वो सर्कुलेशन में आ जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा।
डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर साइट ऑफ एक्शन पर होगा, जो आगे हम लोगों ने पीछे हम लोगों ने देखा था कि कहाँ कहाँ होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, साइट ऑफ एक्शन पे, साइट ऑफ एलिमिनेशन पे और अदर टिश्यू पे। अदर टिश्यू पे देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पे जाएगा ये, साइट ऑफ एक्शन, दूसरा साइट ऑफ एलिमिनेशन और तीसरा अदर टिश्यू, मतलब फैट, मसल्स, बोन, ये सब में ये जाएगा। एडिपोज टिश्यू, फैट हो गया, एडिपोज टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड, अगर ज़्यादा ड्रग बाइंड होगा तो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर इंक्रीज़ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा फ्रेंड, ये 60 है, 60 मिलीग्राम अभी बाइंड कर रहा है, ये 6, हाँ चलिए 60 मिलीग्राम ये बाइंड कर रहा था, 40 क्या था, फ्री था। मान लीजिए इंक्रीज़ कर गया, ये इंक्रीज़ कर गया तो ये कितना हो गया, अब 70 हो गया, ये 70 मिलीग्राम अब बाउंड हो गया, तो ये फ्री कितना हो गया, फ्री का कम हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा तो इसका मतलब ये 30 मिलीग्राम ही अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, 30 मिलीग्राम का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना अब, तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अगर बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। दूसरे शब्द में इस तरीक़ा से भी देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन और बहुत सारा चीज़, जो बाइंडिंग कैपेसिटी किस ड्रग का कितना होता है डोज कैलकुलेशन में उसी तरीक़ा से आता है, कितना डोज देना है, कितना बाउंड करेगा, कितना % बाउंड होता है, जो हम लोग देखते हैं हर ड्रग का, इंडिविजुअल ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी कितना होता है वो मेंशन होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड करेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगा ड्रग का, क्योंकि ये प्लाज्मा में ही है ना, तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होगा ड्रग का क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा। हम लोग जानते हैं कि जब इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, ABD जो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन का। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बढ़ेगा तो क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। जहाँ देखिए इस फार्मूला से भी हम लोग देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बढ़ने से जो है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि प्लाज्मा बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ड्रग का अगर इंक्रीज़ करेगा तो उसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिक्रीज़ करेगा। और अगर प्लाज्मा बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी ड्रग का डिक्रीज़ होगा तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंक्रीज़ होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से प्रोटीन बाइंडिंग जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या इस तरीक़े से देखिए आप ABD का यहाँ देखिए, तो ये भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में समझा। अब देखते हैं टिश्यू बाइंडिंग का। टिश्यू बाइंडिंग में यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर आएगा कहाँ है, फैट, यही टिश्यू है। टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में जाने के बाद, टिश्यू में जब ड्रग बाइंड कर जाएगी, ये भी रिवर्सेबल है, फिर आकर के वो आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहा है, लेकिन अब वो टिश्यू में जाकर के यहीं रिटेन कर जाएगा। इसका कैपेसिटी ज़्यादा हो गया, टिश्यू बाइंडिंग कैपेसिटी अगर ड्रग का बढ़ जाएगा तो यहाँ रिटेन करेगा, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। रिवर्स है, फिर से देख लेते, टिश्यू में डिटेनिंग कैपेसिटी ड्रग की बढ़ गई, ड्रग जहाँ गया वहीं रह गया टिश्यू में बाइंड करके, क्योंकि उसका बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गया। जब टिश्यू में बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन, क्योंकि अब वो दोबारा रिवर्स होकर के प्लाज्मा में नहीं आ रहा है, प्लाज्मा में नहीं आएगा तो क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। डिक्रीज़ होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिक्रीज़ होगा तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है
वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक दूसरे के कोरिलेशन में ये सारा जो फैक्टर्स है वो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो टिश्यू बाइंडिंग कैपेसिटी अगर बढ़ गया तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है कम हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? रीडिस्ट्रीब्यूशन अब हम लोग समझते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब टर्म से ही हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अगर टर्म पे गौर किया जाए तो इसका मतलब है जो दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसे दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको, उस फिनोमिनन को हम लोग थोड़े से एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक थायोपेंटोन मान लीजिए एक ड्रग है। थायोपेंटोन सोडियम का नाम सुने होंगे, क्या है? जनरल एनेस्थेसिया के लिए ये यूज होता है। थायोपेंटल बोलते हैं, थायोपेंटन या थायोपेंटोन सोडियम थायोपेंटल। इसको पेशेंट को दिया, आईवी दिए, कहाँ जाएगा? यहाँ से फिर से वही रूट हम लोग जर्नी याद कर रखेंगे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ जाएगा? चलिए सिर्फ हम लोग जानते हैं साइट ऑफ एक्शन पे। साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर है? ब्रेन में गया। चलिए CSF में चला गया, ब्रेन में गया। यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा वो? ब्रेन में जाने के बाद साइट ऑफ एक्शन, चलिए ब्रेन का मान लेते हैं इसको। ब्रेन में जाने के बाद क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, इमीडिएट अनकॉन्शियस हो गया। आप कहेंगे सर इसमें क्या है? इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन ही हमने लोगों ने पढ़ा। बिल्कुल, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, साइट ऑफ एक्शन पर गया, ब्रेन में गया, ब्रेन में जा करके वो अनकॉन्शियस कर दिया। जो हम लोगों का एनेस्थेसिया का जो थेरेपेटिक अचीवमेंट है, इफेक्ट है, वो ब्रॉड कर दिया, वो ले आया, अचीव कर लिया हम लोग। फिर क्या होता है? ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये फिर क्या होगा? ये क्यों गया? पहली बार यहाँ ब्रेन में गया। अब क्या होगा? जब ये अचीव हो चुका, अब क्या होगा? ये ब्रेन से जो है फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा ड्रग। ब्रेन में गया था, जो बॉन्ड किया था, फिर से दोबारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये ड्रग क्या हो जाएगा? दोबारा फिर से वापस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा और फिर यहाँ से चला जाएगा कहाँ पे? अदर टिश्यू, फैट में, मसल्स में। इसको क्या बोलते हैं? यही फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था ड्रग का, जो साइट ऑफ एक्शन उसका ब्रेन था, ब्रेन में आकर के वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर चुका था। जब इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद फिर से ये ड्रग दोबारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गया और यहाँ से फिर से वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो गया? फैट और मसल्स में। और क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक बार हो चुका था डिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। इससे क्या होगा? ये जो ब्रेन जो इफेक्ट था, अब क्या हो जाएगा? पेशेंट जो है कॉन्शियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफेक्ट जो है रिवर्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इफेक्ट यहाँ आने के बाद जो है इफेक्ट जो है रिवर्स हो जाएगा इफेक्ट का, और इफेक्ट जो है क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा। इफेक्ट जो है एनेस्थेसिया का इफेक्ट कम हो जाएगा। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, उम्मीद है कि आप लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिए होंगे। तो अभी हम लोगों ने पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या था? एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन, 4 पैरामीटर्स अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हम लोगों को क्या पढ़ना है? नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है फैक्टर्स। बहुत सारा फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है। फैक्टर्स जो एब्जॉर्प्शन से लेकर के, जितना एब्जॉर्प्शन में पढ़ा सारा फैक्टर्स से लेकर के अब नया फैक्टर सारा जो है, सभी जो है मैं बहुत सारा फैक्टर्स जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करे। इसको हम लोगों ने यहाँ फैक्टर्स को एक डिस्ट्रीब्यूशन निमोनिक से ही कुछ याद किया, उसको निमोनिक से ही डिस्ट्रीब्यूशन निमोनिक्स बना करके ही, और उसको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन को याद करने और उसको मेमोराइज करने की कोशिश की है। क्या है उसको डिकोड कर लेते हैं, देखते हैं। ड्रग का प्रॉपर्टीज़, ड्रग का प्रॉपर्टीज लिपिड सोलेबिलिटी हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा था, बायोअवेलेबिलिटी में भी पढ़ा था।
जैसे ही होगा तो जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा आएगा फिर वहाँ से आगे भी ज़्यादा जाएगा। तो ये आपने देखा लिपिड सोलेबिलिटी ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। मोलिकुलर साइज इन्वर्सली, मोलिकुलर साइज जितना छोटा होगा उसका एब्जॉर्प्शन बड़ी ज़्यादा होगा, इन्वर्सली होगा। मोलिकुलर साइज बड़ा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो हमने देखा ड्रग का प्रॉपर्टीज। आयोनाइजेशन से क्या होगा फ्रेंड? आयोनाइजेशन, हम लोग जानते हैं कि अनआयोनाइज ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है क्योंकि लिपिड बाइलेयर से इजीली क्रॉस करेगा। तो आयोनाइजेशन मतलब अनआयोनाइज ड्रग होगा तो इजीली इसका एब्जॉर्प्शन होगा। साइट ऑफ ब्लड फ्लो क्या होगा? ये सारा एब्जॉर्प्शन का भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को फिर से रिपीट करते, वही फैक्टर जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में फिर वो आगे की तरफ जाएगा। साइट ऑफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। टिश्यू बाइंडिंग जो अभी हम लोगों ने देखा था, टिश्यू बाइंडिंग ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। फिर क्या है? रीजनल कैपिलरी परमिएबिलिटी, ये होगा तो ये भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। इलनेस, शॉक, एडिमा, ये सब जो है जो मेडिकल कंडीशंस है ये सारे के सारे जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, अल्टर करता है। बैरियर में क्या हो गया? ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, प्लेसेंटल बैरियर, इससे क्रॉस करना होता है, क्रॉस करेगा तो बैरियर जो है प्रिवेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को रोकेगा, ड्रग इससे क्रॉस नहीं कर पाएगा। अनबाउंड ड्रग फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं है, फ्री ड्रग के बारे में। जितना फ्री ड्रग होगा डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा। जैसा हम लोगों ने देखा जो ड्रग वही ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा जो फ्री होगा, जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होगा वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। टिश्यू कंपोजिशन जैसे फैट है, मसल्स है, यहाँ भी ड्रग का क्या होता है? टिश्यू में देखते हैं जो टिश्यू में जाकर के वो रिटेन कर जाता है तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा हो गया। टिश्यू कंपोजिशन फैट मसल से ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर चला जाएगा, टिश्यू बाइंडिंग करेगा, अल्टर करेगा उसको। इंटरेक्शन विद प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से हम लोगों ने पढ़ा, जितना प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्ड होगा उतना ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। क्योंकि जो फ्री ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्ड हो जाएगा तो फ्री ड्रग कम हो जाएगा, ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बॉन्ड करेगा तो फ्री ड्रग कम होगा, फ्री ड्रग कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन से अगर ज़्यादा बाइंड किया हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कम हो जाएगा। ऑर्गन का करेक्टरिस्टिक है जो जैसे साइज और परफ्यूज़न है, परफ्यूज़न ज़्यादा होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा ऑर्गन में, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। और ये नेचर ऑफ कैपिलरीज है, नेचर ऑफ कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक है, इसमें कुछ पॉइंट याद रहे कुछ पॉइंट नहीं, एक रफ है जो चले, इसमें से इतना पॉइंट में से अगर जो मेन है उसको याद रख लेना है। और ये जैसे प्लाज्मा प्रोटीन है, ये क्या बोलते टिश्यू बाइंडिंग है, साइट ऑफ आयोनाइजेशन ड्रग का प्रॉपर्टीज़ है। तो इस तरीक़ा से हम लोगों को याद रखना है, जो एक निमोनिक्स बना करके याद रखना है। कुछ पॉइंट याद रहे, कुछ दिमाग में आएगा जैसे क्या होगा ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ है, तो इस तरीक़े से कुछ पॉइंट याद रहेगा। नहीं तो फैक्टर इतना है जो उसको मेमोराइज़ करने में मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया जो क्या क्या फैक्टर्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। लास्ट में है जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसको हम लोगों को क्या क्लिनिकली पता चलेगा। तो एक चीज़ हम लोगों ने देखा क्या पता, लोडिंग डोज कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग डोज क्या होगा फ्रेंड? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम लोग जानते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था, जो कैलकुलेशन डोज लोडिंग डोज में कैलकुलेशन में हमको मदद करेगा ये पढ़ेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे तो कैसे होगा कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग डोज। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग डोज का मतलब क्या होता है? लोडिंग डोज दवा देते हैं, किसी में देखते हैं जो 2 टैबलेट स्टेरॉइड देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन है, अब क्या है उसको 2 टैबलेट स्टेरॉइड दे दीजिए 1000 मिलीग्राम और फिर से 1 टैबलेट ओडी कर दीजिए। तो ये स्टेरॉइड जो 1000 मिलीग्राम स्टेरॉइड में दिया आपने, एक बार दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड लोडिंग डोज। लोडिंग डोज क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, इसी से हम लोग हर ड्रग का लोडिंग डोज कैलकुलेट करते हैं। कैसे? लोडिंग डोज को
LD कह दीजिए, लोडिंग डोज। तो क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टारगेट कंसंट्रेशन, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया, टारगेट कंसंट्रेशन, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, ये क्या है, F क्या है, बायो अवेलेबिलिटी। अगर किस रूट से दे रहे हैं, अगर IV रूट से देंगे तो F क्या हो जाएगा, 1 होगा। मैक्सिमम IV रूट के लिए ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। F1 जो है होगा वो IV रूट के लिए होगा। जब IV रूट से देंगे तो हम लोग इसको 1 मानेंगे, और बाकी रूट में होगा तो उसका कुछ वैल्यू होगा, जो उसका कितना बायो अवेलेबिलिटी है उस ड्रग की, उसका F के वैल्यू में आएगा, जो कि 1 से कम ही होगा। तो क्या होगा, अब ये सपोज मान लीजिए जो एक कोई ड्रग है जिसका वॉल्यूम ऑफ एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है 100 मिलीग्राम पर लीटर है, 100 मिलीग्राम 100 लीटर है। कंसंट्रेशन जो है टारगेट कंसंट्रेशन जो है उसका जो है टारगेट कंसंट्रेशन जो है 1 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है, 1 मिलीग्राम पर लीटर है। F जो है वो IV रूट से दिया उस ड्रग को, तो IV रूट से दे दिया तो उसका कितना हो गया, 1 हो गया। एक ड्रग को आपने IV रूट से दिया, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है 100 लीटर है और उसका टारगेट कंसंट्रेशन जो है 1 मिलीग्राम पर लीटर है, तो इसका लोडिंग डोज हम लोग निकाल लेंगे। तो लोडिंग डोज क्या हो जाएगा, लोडिंग डोज 100 लीटर हो गया और 1 मिलीग्राम पर लीटर, और 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर का तो क्या हो जाएगा, 100 मिलीग्राम इसका लोडिंग डोज हो गया। यही लोडिंग डोज हो गया। कैसे हो गया, उसका कैलकुलेट करते हैं, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, टारगेट कंसंट्रेशन हमें पता होता है, तो इस ड्रग का क्या टारगेट कंसंट्रेशन है और किस रूट से दे रहे हैं, तो उसका F पता हो जाएगा, तो लोडिंग डोज कैलकुलेट कर लेंगे उस ड्रग का। लोडिंग डोज कैलकुलेशन के लिए यही फार्मूला है, फार्मूला हम लोग जानेंगे, जो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से टारगेट कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके F फैक्टर जो है बायो एबिलिटी वाला फ्रैक्शन वाला जो है उसे डिवाइड कर दीजिए। लोडिंग डोज इज इक्वल टू एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय टारगेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय F, बायो एबिलिटी ऑफ ड्रग। तो कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग डोज, इसमें सिग्निफिकेंस हो गया क्लिनिकली, हम लोग ने लोडिंग डोज कैलकुलेशन में मदद हो गया हमारा। और किस में क्या होगा, कैलकुलेशन में लोडिंग डोज की है, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्लिनिकली हम लोगों को मदद करेगा। ऑनसेट ऑफ ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन जो अभी हम लोगों ने देखा था, ऑनसेट ऑफ एक्शन। फिर क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना देर तक ये दवा काम करेगी, कितना जल्दी, ऑनसेट मतलब कितना जल्दी काम करेगा, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना देर तक ये ड्रग का इफेक्ट रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना देर तक ये ड्रग का इफेक्ट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से यही होगा, उसी से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और क्या, ड्रग कितना जल्दी जो है थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन अचीव कर लेगा। थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग क्या है, उसका थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन कितना है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से पता कर लेंगे। और थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के साथ साथ टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी, टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग उसको क्लिनिकली हम लोगों को उसमें इम्पोर्टेंस, क्लिनिकली इम्पोर्टेंस है इसका। और क्या है, ड्रग इंटरेक्शन में किस ड्रग से इंटरेक्शन हो रहा है, ये क्लिनिकली जानना ज़रूरी है, ये क्लिनिकली इसका इम्पोर्टेंस है। तो हम लोगों ने ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा। अब लास्ट में समरी कंक्लूजन यही है कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने पढ़ा वो रियल नहीं है, वो एज्यूम किया गया है, मान लिया गया कि इतना वॉल्यूम जो ड्रग का क्वांटिटी जो अमाउंट एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं डोज, वो इतने वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा है जो इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने लोडिंग डोज को कैलकुलेट किया, लोडिंग डोज के बारे में पता किया, और ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसके बारे में जानकारी हमें जानकारी मिली। और क्या हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से क्या इफेक्ट पड़ा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन में, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके ये बताइए ये कैसा लगा, और कुछ
जो नया आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।